अगर कोई डरावनी परिस्थितियों का सामना सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है तो वो है एक सैनिक। लेकिन भले ही तड़तड़ाती गोलियों और धधकती हुई मशीनरी का सामना करना उनका रोज का काम होता है, कुछ लड़ाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो बहादुर से बहादुर सैनिकों को डरा देती हैं, खासकर ऐसी विचित्र घटनाएं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए अपनी बंदूकें लोड कर लीजिए और चलते हैं फ्रंट लाइन पर, जहां हम फिलीपींस के राक्षसों से लेकर 50 फुट लंबे सांपों और झील में रहने वाले अजीब और गरीब प्राणियों से होने वाली आज तक की कुछ सबसे विचित्र सैन्य मुठभेड़ों की पड़ताल करेंगे। कॉमन एनिमी। वियतनाम युद्ध भयानक परिस्थितियों से भरा हुआ था। कभी ना रुकने वाला गुरिल्ला युद्ध, केमिकल वेपन्स और कुछ सैनिकों की माने तो रहस्यमय प्राणी भी। पूरे युद्ध के दौरान दोनों पक्ष के अलग तरह के कॉमन एनिमी से लड़ाई करने की रिपोर्ट्स देते रहे, जो पत्थर फेंकने वाले बड़े बड़े बंदरों का एक झुंड था। उस समय की गई आधिकारिक जांच के अनुसार सैनिकों का दावा था कि 6 फुट ऊंचे ये जीव लाल बालों से पूरी तरह से ढके हुए थे। वियतनामी सैनिक उन्हें बटुट्स कहते थे, जबकि अमेरिकियों ने उन प्राणियों के पसंदीदा हथियार को देखते हुए उन्हें रॉ केप कहना शुरू कर दिया। दोनों तरफ के सैनिकों ने बटुट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और 1974 में हुआंग मिन था नामक एक वियतनामी जनरल ने उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया। दुर्भाग्य से वो अभियान असफल रहा, लेकिन 1982 में हनोई की पेडागाजिकल यूनिवर्सिटी एक प्रोफेसर ने जंगल में इंसान के पैरों से मेल खाते हुए 11 इंच लंबे निशान खोजने का दावा किया और उसका प्लास्टर कास्ट भी बना डाला। पैर का ये निशान किसी इंसान का नहीं था, ना ही ये प्राइमेट की किसी ज्ञात प्रजाति से मेल खाता था। इस निशान को अगर सच मान लिया जाए तो इसे बनाने वाले प्राणी को खोजने में अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। यकीन न करने वाली इन कहानियों की व्याख्या के लिए बहुत से तर्क दे जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि ओरंगटन जैसे असली प्राइमेट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओरंगटन के बाल ठीक रॉक एप के बताए गए बालों जैसे होते हैं, पर वे हजारों साल पहले वियतनाम से विलुप्त हो चुके हैं और यहाँ पाए जाने वाले बाकी ये वानर साइज में इतने बड़े नहीं होते। ये थियरी खारिज होने के बाद कहा गया कि सैनिकों का होने वाला हेलुसिनेशन या मति भ्रम रॉक एप की कहानियां इनके लिए जिम्मेदार हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी कि वियतनाम युद्ध के दौरान तनाव से निपटने के लिए बहुत से सैनिक ड्रग्स लिया करते थे। सो हो सकता है उन्हें बटुट सिर्फ इसलिए दिखाई देते हो क्योंकि वो नशे की हालत में थे। ये प्राणी अमेरिकी खुद से बहुत मेल खाता था। शायद इसीलिए इसकी कहानियां एक अनजान देश में तनावग्रस्त स्थिति में फंसे हुए सैनिकों के दिमाग में घर कर गई और धीरे धीरे दूर तक फैल गई। लेकिन जब तक इस कहानी को पूरी तरह से सच या झूठ साबित नहीं कर दिया जाता, मैं तो यही राय दूंगा कि वियतनाम के जंगलों में जाने से पहले सिर पर एक अच्छा खासा मजबूत हेलमेट जरूर पहन लें। मॉन्स का शिकारी कुत्ता। प्रथम विश्व युद्ध भी एक बड़ा ही भयानक युद्ध था और उसकी सबसे शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी मॉन्स की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें भीषण गोलाबारी के साथ साथ सुपरनैचुरल एलिमेंट भी शामिल है। मॉन्स की लड़ाई ब्रिटिश और जर्मन सेना के बीच लड़ी गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 की ज्यादातर लड़ाइयों की तरह यहाँ भी दो विरोधी मोर्चों के बीच नो मैंस लैंड स्थित था। दुश्मन की पोजीशन पर कब्जा करने के लिए सैनिक अक्सर नो मैंस लैंड में चले जाते थे, जिनमें से बहुत सारे कभी लौटकर वापस नहीं आ पाते और उनके अंजाम का पता नहीं चलता। जब लड़ाई के बाद दोनों सेनाएं अपने सैनिकों की लाशें उठाने के लिए खंदक से बाहर जाती थी तो ये बहादुर सैनिक गोलियां और हथगोले का शिकार बनते थे। लेकिन मॉन्स में मामला थोड़ा अलग था। कहा जाता है कि नो मैंस लैंड में मिली ब्रिटिश सैनिकों की लाशों में से कई की गर्दनों पर काटने का निशान था, मानो वे दुश्मन की गोली का नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर का शिकार हुए हों। जब इन अजीबोगरीब चोटों की बात फैलने लगी तो सैनिकों ने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए कि हमला करने वाली चीज आखिर क्या हो सकती है। इस बीच रात में युद्ध के मैदान में दूर से आती गोलियों और धमाकों की आवाज अक्सर किसी जानवर की डरावनी चीखों में बदल जाती थी। ये चीखें सुनकर ब्रिटिश सैनिकों को यकीन होने लगा मॉन्स के नो मैंस लैंड में जरूर कोई बड़ा सा भूतिया कुत्ता रहता। ये कहानी बहुत ही मशहूर हो गई। 1919 में AFJ न्यूहाउस नामक एक सैनिक ने हाउंड ऑफ मॉन्स नामक एक किताब भी लिख डाली। न्यूहाउस का कहना था कि ये हाउंड एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, जिसमें डॉक्टर H. मुलर नामक एक जर्मन साइंटिस्ट ने ब्रिटिश सैनिकों को शिकार बनाने के लिए इंसानी मस्तिष्क वाला एक विशाल का शिकारी कुत्ता विकसित किया था। यकीन से परे है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों का मानना है कि न्यू हाउस ने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस कहानी को पढ़ा था और हाउंड ऑफ मॉन्स को इससे कहीं ज्यादा लॉजिकल तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन दोनों सेनाओं के सामान ढोने के लिए जंगली कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। शायद उन ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करने वाला कुत्ता भी उनमें से एक रहा हो, जैसे कि कोई बड़ा सा जर्मन शेफर्ड, ना कि कोई भूतिया हाउंड। और डर के माहौल में अफवाहों के चलते कहानी कुछ और ही फैल गई हो। खैर, सच्चाई जो भी हो, पर नो मैंस लैंड के घने कोहरे में किसी डरावने जानवर की गुर्राहट सुनने के बाद वीर गति को प्राप्त होने से ज्यादा भयानक मौत मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती भाई। कंधार का जायंट। साल 2002 में कंधार अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का एक दस्त पहाड़ों में गश्त पर जाने के बाद लापता हो गया। जब कई दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो लापता सैनिकों को ढूंढने के लिए स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट को उनकी लास्ट नोन लोकेशन के पास उतारा गया। यूनिट पहाड़ों में पैदल आगे बढ़ने लगी, जहां उन्हें धूल और पत्थरों से भरे इलाके का सामना करना पड़ा। तभी उन्हें एक घुमावदार पगडंडी के किनारे कुछ टूटे हुए अमेरिकी सैन्य उपकरण पड़े नजर आए। यूनिट निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी और जल्दी ही टूटे हुए उपकरणों समेत बिखरी हुई इंसानी हड्डियों और वर्दी वाले रेडियो तक
पहुंच गई। पगडंडी के अंत तक पहुंचने पर दस्ते को एक बड़ी सी गुफा मिली, जिसके प्रवेश द्वार के इर्द गिर्द और भी हड्डियां और उपकरण बिखरे हुए थे। टास्क फोर्स को लगा कि उन्हें तालिबान का ठिकाना मिल गया और जैसे ही वे लड़ने के लिए रेडी होने लगे, गुफा से एक बड़ा सा भाला उड़ता हुआ आया और एक सैनिक के सीने को आर पार कर गया। उसे मार डाला गया। जैसे ही सैनिकों ने चौंक कर इधर उधर देखा, 15 फुट का एक बड़ा सा जाइंट विशालकाय से निकलकर भागते हुए उनकी तरफ आने लगा। यूनिट लगातार 30 सेकंड तक उस राक्षस पर हमला करती रही, जब तक कि वो ढेर होकर जमीन पर नहीं गिर गया। फायरिंग रुकने के बाद यूनिट ने खुद को और उस मरे हुए प्राणी को उठाकर ले जाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर बुलवाए। डैड को सीधे एक हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां उसे एक C-130 प्लेन में लाद कर एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया। फिर यूनिट मेंबर्स को मुंह बंद रखने के लिए एक कागज पर दस्तखत करवाया गया और कार्रवाई के बाद लिखी जाने वाली रिपोर्ट में उस दैत्य का जरा भी जिक्र न करते हुए उसे महज दुश्मन का एक लड़ाका कहने की सख्त हिदायत दी गई। ये कहानी 2016 तक दुनिया से छिपी रही, जब उन सैनिकों में से एक ने गुमनाम रूप से आगे आते हुए यूट्यूब वीडियो के जरिए कहानी शेयर की, जिसे अब डिलीट किया जा चुका है। कहानी सामने आते ही कई लोग कोस्ट टू कोस्ट AM विद जॉर्ज नूरी नामक रेडियो शो में कॉल करके दावा करने लगे कि वे उस समय उसी इलाके में तैनात थे और ये कहानी पूरी तरह सच है। पहले ही बता दें, इस शो पर कही जाने वाली बातें हमेशा सच नहीं होती और रक्षा मंत्रालय ने बिना देर किए बयान जारी किया कि कंधार में किसी दैत्य द्वारा मारे गए स्पेशल फोर्सेस के किसी सैनिक का कोई भी रिकॉर्ड या जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी में मारे गए उस सैनिक का नाम डैन था और उसी नाम के एक सैनिक के साल 2002 में कंधार में मारे जाने की पुष्टि की गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण एक विस्फोटक बताया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि कहानी पूरी तरह से झूठ है, वहीं दूसरों का दावा है कि सरकार सच को छुपाने के लिए कोशिश कर रही है। अधिकारियों का यह दावा है कि डैन एक विस्फोटक द्वारा मारा गया था। सिर्फ ये सच छुपाने की कोशिश है कि उसे पहाड़ों में रहने वाले एक विशाल दैत्य ने मार दिया था। मैं तो जानता हूँ कि मुझे किस बात पर ज्यादा यकीन करना है, आपकी क्या राय है? भटकती हुई आत्माएं। वियतनामी लोक कथाओं में अगर यदि किसी शख्स को ठीक से नहीं दफनाया जाता तो उसकी आत्मा भूत बन जाती है और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकती रहती है। 1969 में वियतनाम युद्ध के दौरान ये मान्यता एक असलियत में तब्दील हो गई, जब वियतकांग के बहुत से सैनिकों को जंगल में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कुछ इस तरह से होती थी। सैनिकों को अक्सर बच्चों को अपने पिता के लिए रोते हुए आदमियों को दर्द से कराते हुए और ये नरक है, मैं नरक में हूँ, तुम मेरे ऐसे मत बनो जैसी चीजें सुनाई देती थी। कभी कभी ये आवाजें उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाती थी। वैसे ये आवाजें थी तो बड़ी भयानक, लेकिन हकीकत में वे स्पीकर से आ रही होती थी, ना कि भूतों से। ये आवाजें ऑपरेशन वॉन्डरिंग सोल नामक एक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा थी। अमेरिका ने दक्षिण वियतनामी नागरिकों को ये चीजें टेप करने के लिए नियुक्त किया और उन्हें जंगल में लगे स्पीकर और हेलीकॉप्टर से तेज आवाज में बजाने लगे। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक चाल थी, जिसका मकसद था स्थानीय अंधविश्वासों का उपयोग करके वियतकांग के गश्ती दल को डराकर भगाना या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। कई दफा तो ये चाल कामयाब हुई, लेकिन कई बार वियतकांग सैनिकों ने आवाज की दिशा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे स्पीकर और हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए। कहावतों में इसी को चाल उल्टी पड़ जाना कहा गया है। समंदर में बड़ी सी आंख। समंदर जाइंट और फिश जैसे बहुत से विशालकाय जीवों से भरा पड़ा है, जो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेलर्स अक्सर समुद्री राक्षसों से होने वाली मुठभेड़ों के किस्से सुनाया करते थे, जिनमें बड़े बड़े सांप, जलपरी और क्रेकेन जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। लेकिन क्या समंदर की इन कहानियों में कोई सच्चाई भी है? दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान A.G. स्टार्की नामक एक ब्रिटिश नौसैनिक हिंद महासागर में एक ट्रॉलर के डेक पर रात में खड़े होकर मछली मार रहे थे। तभी उन्होंने पानी की सतह के नीचे हरी रोशनी का एक बड़ा सा घेर देखा। A.G. ने अपना कांटा वापस खींचा और उस गोले पर नजरें गड़ा दी। जब वो अचानक से हिला तो A.G. को लगा कि ये किसी बहुत ही बड़ी स्क्विड की आंख थी। स्टार्की दौड़ते हुए ट्रॉलर के दूसरे छोर तक गया और पाया कि ये स्क्विड 175 फीट लंबे जहाज के बराबर था और उसकी बाहें और आगे तक फैली हुई थी। अंदाजे के लिए बता दें कि इसे आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे बड़ा जाइंट स्क्विड 59 फीट लंबा था, जो स्टार्की के स्क्विड के मुकाबले महज 1/3 था। स्टार्की उस राक्षस को ताक ही रहे थे कि उसने गोता लगाया और समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। स्टार्की अपने साथी सैनिकों को यह बात बताने के लिए अंदर की तरफ दौड़ा और जल्दी ये कहानी फैलने लगी कि स्टार्की ने किंवदंतियों में सुनाई देने वाले क्रिकेन को देखा था। पर बहुत से लोगों ने इस कहानी पर यकीन नहीं किया। वे सवाल करते हैं कि स्टार्की ने उस जीव के गायब होने से पहले नाव पर सवार दूसरे सैनिकों को उसके बारे में क्यों नहीं बताया। किसी भी गवाह का न होना वाकई कहानी को शक के दायरे में खड़ा कर देता, लेकिन इंसानों ने समंदर के 80% से भी ज्यादा हिस्से को अभी भी मैप या एक्सप्लोर नहीं किया है। तो क्या इस साइज का कोई स्क्विड मौजूद होना वाकई एकदम असंभव सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
दैत्याकार सांप। बेल्जियन एयरफोर्स के बेमिसाल पायलट रेमी वैन लियरडे कई बार युद्ध में शामिल हो चुके थे। इसके बावजूद उनकी सबसे डरावनी उड़ान 1959 में घटी, जब कांगो के जंगलों में वे एक राक्षस से मिले। कथित तौर पर पेड़ों के बीच रेंगता हुआ 50 फुट लंबा एक सांप आशाचकित वैन लियरडे ने अपने हेलीकॉप्टर को वापस मोड़ा ताकि उनकी को पायलट सांप की तस्वीर ले सके। जब लियरडे सांप के नजदीक पहुंचे तो उसने अपना सर हवा में 10 फीट ऊपर उठा लिया, मानो हेलीकॉप्टर पे लपकने की कोशिश कर रहा हो। शुक्र है कि लियरडे सांप की पहुंच से बाहर थे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बेल्जियम लौटने पर लियर्डी की कहानी की खूब चर्चा हुई और बहुत से लोगों का यह भी दावा था कि ये तस्वीर मिसलीडिंग है। लियर्डी का दावा था कि यह तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई थी, जिसमें सांप ऊंचे पेड़ों और बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन यह हरियाली घास कुछ भी हो सकती है और वो सांप दावे से कहीं ज्यादा छोटा था। माना ये बात झूठ हो सकती है, लेकिन 50 फुट के सांप का अस्तित्व इतना भी असंभव नहीं है। 1912 में एक खोजी दल ने इंडोनेशिया के वर्षा वनों में रहने वाले एक 32 फुट लंबे रेटिकुलेटेड पाइथन को, जो कि अब तक के रिकॉर्ड किए जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। ये अलग बात है कि 50 फुट का कोई सांप मौजूद भी हो तो जरूरी नहीं है कि लियर्डे ने भी उसे देखा हो। लोगों का दावा है कि उनके द्वारा ली गई इस तस्वीर में पैमाने के लिए कोई भी चीज मौजूद ना होना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। झील के रहस्यमय प्राणी। अब एक ऐसा किस्सा जिसमें कुछ भरोसेमंद सबूत मौजूद आधिकारिक रूप से डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। कुछ सरकारी दस्तावेज 2009 में रशियन नेवी के कोल्ड वॉर के दौरान देखी गई कुछ यूएफओ से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक किए। इनमें से एक घटना साल 1982 में घटी, जब 7 मिलिट्री डाइवर्स का एक ग्रुप दुनिया की सबसे पुरानी और गहरे मीठे पानी की झील साइबेरिया में स्थित लेक बैकाल में ट्रेनिंग कर रहा था। 30 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आने के बावजूद बैकाल की 5400 फुट की गहराई कभी भी पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी, जिसकी गहराइयों में शायद आज भी बहुत से राज छिपे हो सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट होने पर सभी डाइवर्स धीरे धीरे झील की गहराइयों में उतरने लगे। ये गोता वैसे तो आम दिनों जैसा था, लेकिन जब वे सैनिक करीब 50 फीट की गहराई तक पहुंचे तो सहमी हुई हालत में उन्होंने सतह पर मैसेज भेजा कि इंसान जैसे दिखने वाले जीवों का एक ग्रुप उनके सामने खड़ा हुआ है, जो अपने सिर पर बड़े बड़े हेलमेट और सिल्वर कलर का डाइविंग सूट पहने हुए थे। ये सुनकर सतह पर मौजूद इंस्ट्रक्टर ने सैनिकों से उन जीवों को पकड़कर बाहर लाने के लिए कहा, लेकिन गोताखोरों का रेडियो पूरी तरह से शांत पड़ चुका था। सतह पर मौजूद अधिकारी घबराने लगे, पर तभी सारे गोताखोर बाहर निकलने पर उनके स्कूबा उपकरण नष्ट हो गए। सभी गोताखोरों में डिकम्प्रेशन के लक्षण नजर आ रहे थे, एक ऐसी घातक स्थिति जो गहरे पानी से सतह पर बहुत तेजी से आने पर उत्पन्न होती है। 4 गोताखोरों को वहां मौजूद डिकम्प्रेशन चैम्बर में डालकर उनकी जान बचाई गई, पर अफसोस कि शरीर का दबाव बढ़ाकर जान बचाने वाली ये मशीन बाकी 3 को नसीब ना हो सकी। उन्होंने वहीं झील के तट पर ही दम तोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि जिंदा बचने वाले वे 4 गोताखोर आज कहां हैं और झील में नजर आने वाले उन अजीब प्राणियों को कभी दोबारा नहीं देखा गया। और इस पूरी की पूरी घटना को सरकार सीक्रेट बनाकर दुनिया से छुपा लेती है। क्या वे अभागे गोताखोर सचमुच पानी में रहने वाले एलियंस के द्वारा मारे गए थे, या महज कोई एक दुर्घटना थी? जो भी हो, पर उस दिन बैकाल की गहराइयों में कुछ न कुछ अजीब व गरीब तो जरूर घटा था भाई। थोड़ा और पास आओ। ये डरावनी कहानी वाशिंगटन डीसी में स्थित बोलिंग एयरफोर्स बेस पर घटी। 1980 की एक रात एक सुरक्षाकर्मी बेस पर काम कर रहा था, जिसे बेस के मेन गेट की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। वो अपनी गश्ती कार के पास खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तभी पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई कि बेस के एक हैंगर में खड़े लड़ाकू विमान को चेक किया जाए। वो उस प्लेन को देख रहा था कि उसने अपनी गर्दन पर बर्फ से ठंडी उंगलियों को खरोंचते हुए महसूस किया। उसने तुरंत अपनी बंदूक बाहर खींची और चारों ओर घूमकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने हंसते हुए बात को आगे कर दिया और बेस के मेन गेट की तरफ मुड़ गया। पर यह क्या, गेट तो अब मीलों दूर नजर आ रहा था। वो घबराकर वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें दाखिल होने की कोशिश करते वक्त उसने फिर से उन बर्फीली उंगलियों को अपनी पीठ सहलाते हुए महसूस किया। जब वो फिर से पलटा तो उसने पाया कि उस फाइटर जेट की कॉकपिट में एक बहुत ही भयानक और अजीब गरीब से दिखने वाली आकृति बैठी हुई थी। उस प्रेत ने किसी फाइटर पायलट की ड्रेस पहनी हुई थी और उसने जब सप ने हेलमेट का वाइजर ऊपर किया तो गार्ड ने देखा कि उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे मौजूद थे। गार्ड पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि भूत उसे थोड़ा और पास आओ कहकर पुकार रहा था। देखते देखते गार्ड के चारों ओर एक घना कोहरा छाने लगा और जल्दी ही उसे पूरी तरह से ढक लिया। अगली सुबह जब बेस पर मौजूद सैनिक नाश्ते के लिए जाने लगे तो उन्हें हैंगर से आती हुई जोर जोर की चीखें सुनाई दी। हैंगर में घुसते उन्होंने पाया कि गार्ड उस जेट की कॉकपिट में बंद था और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। कॉकपिट काट कर उसे बाहर निकालने में इंजीनियर्स को पूरे 4 घंटे लग गए, क्योंकि जेट का लॉकिंग मैकेनिज्म फेल हो चुका था। इस घटना के बाद वो गार्ड दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो पाया भाई। ये डरावनी कहानी 1990 में बोलिंग एयरफोर्स बेस के अखबार में छपी थी, पर ध्यान देने लायक है कि इसे हैलोवीन के दिन छापा गया था। वहीं अखबार में उस गार्ड का नाम भी जेस किडिंग बताया गया था। तो ये भी हो सकता है कि अखबार अपने रीडर्स पर एक छोटा सा हैलोवीन प्रैंक कर रहा था। जो भी हो, पर यह कहानी वाकई बहुत ही डरावनी है। भूतिया घरों की बात तो छोड़िए, अब तो हवाई जहाज में भी आत्माएं रहने लगी भाई। मोरबैक का नर भेड़िया। 1913 में बंद होने वाला हैन एयरबेस मोरबैक जर्मनी में स्थित अमेरिकन एयरफोर्स का एक अड्डा था। मोरबैक एक सुंदर छोटा सा गांव है जहां एक बहुत ही डरावनी कहानी चली आ रही है। लोकल्स के मुताबिक साल 1810 में
एक वेयरवुल्फ या नर भेड़िए को विटलिच क्षेत्र में स्थित एक गांव में मार दिया गया था, जिसकी बॉडी बस्ती के बाहर एक सड़क किनारे दफना दी गई थी। आप इस किस्से को सच या झूठ मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। उसकी तथाकथित कब्र के पास एक कैंडल लाइट मंदिर बनाया गया था। लोकल्स का मानना है कि अगर मंदिर में मोमबत्तियां जलना बंद हो गई तो वेयरवुल्फ फिर से जाग उठेगा। साल 1988 तक वहां लगातार मोमबत्तियां जलती रही, जब हैन या बेस पूरी तरह से चालू था और ऊपर अमेरिकी सैनिकों से भरा हुआ था। एक रात बेस के सायरन बजने लगे, जैसे किसी ने पेरीमीटर के चारों तरफ लगे अलार्म से छेड़छाड़ की हो। ड्यूटी पे मौजूद सैनिक जब पेरीमीटर की पड़ताल करने निकले तो पाया कि 8 फुट ऊंचा फर से ढका हुआ कुत्ते जैसा एक प्राणी अपनी पिछली 2 टांगों पर बेस के अंदर खड़ा हुआ था। हुलिये के मुताबिक ये प्राणी 2022 में टेक्सास चिड़ियाघर के बाहर सीसीटीवी में कैद होने वाली इस प्राणी के जैसा था, जिसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। 1988 वाले मामले में वो प्राणी सैनिकों को देखते ही 10 फुट ऊंचे फेंस को छलांग लगाकर पार कर देता और जंगल में भागकर नजरों से ओझल हो गया। सैनिकों ने जल्दी से खोजी कुत्ता लिया और उस प्राणी की तलाश में निकल गए, लेकिन जंगल के किनारे पहुंचते ही कुत्ता डर के मारे हाँफने लगा और अंदर जाने को राजी नहीं हुआ। सैनिक बड़े चकित हुए और फिर सभी बेस पर वापस लौट आए। अगली सुबह वे सैनिक पास के बिटलिच गांव में गए, जहां गांव वालों ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उनका खून ठंडा पड़ गया। पता चला कि पिछली रात मंदिर की मोमबत्तियां बुझ गई थीं और लौ ठीक उसी समय के आसपास बुझी थी जब भेड़िए जैसे उस प्राणी से उनकी मुठभेड़ हुई। शुक्र है कि मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखने वाले शख्स ने फौरन उनको फिर से जला दिया। सैनिकों के अनुमान के मुताबिक ये शायद उसी वक्त हुआ था जब वो जानबूझकर जंगल की तरफ भागा था। आज ये कहानी एक लोकल लेजेंड बन चुकी है और साल 1993 में हैन एयर बेस के बंद होने से पहले अमेरिकी सैनिक इस नए रंगरूटों को सुनाकर उन्हें बेस के आसपास के जंगल से दूर रहने की चेतावनी देते थे। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि सैनिकों ने ये कहानी महज नए रंगरूटों को डराने के लिए गढ़ दी हो, लेकिन अगर मैं विटलिच के पास तैनात होता तो मैं अपने साथ माचिस की एक डब्बी लेकर जरूर चलता और उस मंदिर में जल रही मोमबत्तियों की निगरानी बड़ी मेहनत से करता। हेलमंद की भूतिया पहाड़ी। 2009 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा किया कि तालिबान से बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। इसमें 8 मरीन्स का एक दस्ता भी शामिल था, जिन्हें ऑब्जर्वेशन पॉइंट रॉक या ओपी रॉक पे तैनात किया गया, जो हेलमंद रेगिस्तान में एक स्थित छोटा सा टीला था। दस्ते ने टीले का चार्ज वेल्श सैनिकों के एक समूह से लिया, जिन्होंने जाते वक्त मरीन्स को एक रहस्यमय चेतावनी दी कि अगर आप जमीन से कुछ भी खोदते हैं तो उसे वापस नहीं जरूरत रख दें जहां उसे पाया था। एक रात मरीन कॉर्पोरल लेना गार्ड ड्यूटी पर थे, तभी उनका रेडियो बजने लगा और बीच बीच में कटते हुए एक शख्स की आवाज आने लगी। लीना ने अपना रेडियो उठाकर ध्यान से सुना तो आवाज रशियन भाषा में बोल रही थी। अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई और लेना कंफ्यूजन और अपने रेडियो को खराब समझकर थोड़ा सा उदास हो गए। अगले सुबह दस्ते ने छुपने के लिए ओपी रॉक पर एक खंदक खोदने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, कुछ ऐसा मिला जिसने उन सबको विचलित कर दिया। मेटल से टकराने की आवाज आई और उन्हें रूसी सैन्य उपकरण, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और इंसानी हड्डियों के कुछ अवशेष बरामद हुए। पता चला कि उनके पैरों तले कोई पुरानी सामूहिक कब्र मौजूद थी। खाई को फिर से भरने के बाद कुछ हफ्तों तक कोई और अजीब घटना या चीज सामने नहीं आई। फिर एक दिन लांस कॉर्पोरल जोलिक दोपहर में निगरानी ड्यूटी पर थे। घंटों तक रेगिस्तानी सूरज के नीचे पसीना बहाने के बाद अचानक उन्हें एकदम से ठंड महसूस होने लगी और एक आवाज रूसी भाषा में उनके कानों में फुसफुसाने लगी। बुरी तरह से डरे जोलिक ने चारों तरफ घूमकर देखा, पर वो बुरी तरह अकेले थे। अगले हफ्ते कॉर्पोरल लेना रात की निगरानी में थे जब उन्हें दूर रेगिस्तान में एक परछाई दिखाई दी। लेना ने अपना नाइट विजन दूरबीन उठाया और पाया कि दूर पहाड़ी पर एक सैनिक खड़ा घुसा हुआ था। लेकिन लीना दुश्मन के संभावित खतरे के बारे में अपने सोते हुए साथियों को बुलाने के लिए पीछे मुड़े और जब दोबारा अपनी दूरबीन में देखा तो उनका दिल मानो थम सा गया। न जाने कैसे वो सैनिक महज 1 सेकंड में 300 फीट नजदीक आ गया था और अब रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। सबसे अजीब बात यह है कि जब लेना ने दूरबीन का थर्मल इमेजिंग मोड ऑन किया, उस आकृति का शरीर जरा भी गर्मी नहीं छोड़ रहा था। लेना बार बार नाइट विजन थर्मल मोड बदल बदल कर देख रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके सभी सैनिकों में से कोई एक उनके कंधे पर थपथपा रहा था। उन्हें ये सोचकर काफी राहत मिली कि इस खौफनाक माहौल में अब वे अकेले नहीं थे, पर जब वे अपने साथी का मामला समझाने के लिए पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। दस्ते के बाकी सदस्य अब भी कैंप के दूसरे छोर पर सो रहे थे। इस तरह की घटनाएं करीब 60 दिनों तक जारी रहीं और ओपी रॉक पे उनकी आखिरी रात तक सभी सैनिकों को यकीन हो गया कि उनके साथ भूत प्रेत की घटनाएं हो रही हैं। उनकी लास्ट ऑब्जर्वेशन ड्यूटी में रात का सन्नाटा अचानक मशीन गन फायरिंग के शोर से गूंज उठा। जब उनकी और एक आरपीजी दागे जाने की आवाज सुनाई दी तो वे दुबक कर धमाके के लिए रेडी हो गए, लेकिन वो रॉकेट उन तक नहीं पहुंचा और गोलियों की आवाज भी अचानक से बंद हो गई। उन्होंने चौकी और आसपास के इलाके को अच्छे से खंगाला और अपनी डिफेंस पोजीशन तब तक बनाए रखी जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि गोलाबारी सच में बंद हो गई। पता चला कि चौकी जरा भी डैमेज नहीं हुई थी। आसपास का रेगिस्तान पूरी तरह से खाली था। ना ही कोई दुश्मन और उनका लड़ाका नजर आया और ना ही दागी गई कारतूसों और रॉकेट्स के खोखे। उन्हें एहसास हुआ कि यह हमला सिर्फ एक चौंकाने वाले भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं था। सुबह होने पर दूसरी टीम ओपी का चार्ज लेने आई और उन मरीन्स की टीम इलाका छोड़कर चली गई।
घर लौटने पर जब कॉर्पोरल लेना ने उस जगह के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पाया कि 80 के दशक में वहां रूसी सैनिकों के एक दस्ते का कब्जा था। लड़ाई के दौरान मुजाहिदीन ने उन सभी सैनिकों को मार दिया और उनकी लाशों को वहीं दफना दिया। यानी लेना के दस्ते ने अनजाने में एक कब्र के ऊपर रहते हुए 2 महीने बिता दिए। उनका मानना है कि लाशों के इस ढेर के ऊपर रहना ही शायद उनकी टीम द्वारा महसूस की गई भूतिया हरकतों की असली वजह थी। ये भी हो सकता है कि तालिबान को उस जगह के अतीत के बारे में पता रहा हो और वो मरीन्स के दिमाग से छेड़छाड़ करने के लिए साइकोलॉजिकल युद्ध की रणनीति अपना रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन सभी सैनिकों को किसी प्रकार का मतभ्रम हुआ होगा, या शायद उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए पूरी की पूरी कहानी गढ़ डाली हो, जिसे बाद में एक साई-फाई चैनल को सुनाया हो जिसने इसे बाकी की दुनिया के सामने बयान किया। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। असली राक्षस, इस अगली कहानी के लिए हमें फिलीपींस चलना होगा और कमर कस लीजिए क्योंकि हमने अब तक जो देखा है ये कहानी उससे कहीं ज़्यादा डरावनी है और असली साबित होने वाली है। 1942 से 1954 के दौरान हुक्स नामक कम्युनिस्ट बागियों ने फिलिपिनो सरकार के खिलाफ लंबे समय तक एक भीषण युद्ध अभियान चलाया। जल्द ही यूएसओ को फिलिपिनो सरकार की सेनाओं की मदद करने के लिए बुलाया गया। इन अमेरिकियों में एडवर्ड लैंसडेल भी शामिल था, एक मेजर जिन्हें दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक युद्ध का सच्चा जनक माना जाता है। फिलीपींस पहुंचने पर लैंसडेल ने जल्दी ही असंग के बारे में सुना, जो फिलिपिनो लोक कथाओं के अनुसार रूप बदल सकने वाला एक राक्षस हुआ करता था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, लैंसडेल ने इसकी जानकारी को बहुत ही विचलित कर देने वाले अंदाज में इस्तेमाल किया। मेजर ने आसपास के गांव में अपने आदमी भेजे, अफवाहें फैलाई गई। आसपास की पहाड़ियों में रूप बदलने वाले एक राक्षस को देखा गया। अफवाहों में अच्छी तरह फैल जाने पर लैंसडेल ने अपने आदमियों को पहाड़ियों में तैनात कर दिया और हुक्स के गश्ती दल का इंतजार करने लगे। जब हुक्स का एक दस्ता वहां से गुजरा तो अमेरिकन ने दल के आखिरी सदस्य को पकड़कर झाड़ियों में खींच लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने उस मरे हुए सैनिक की गर्दन में 2 छेद करके शरीर के महत्वपूर्ण तरल पदार्थ को बहाने के लिए उस बंदे को पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया। फिर उसकी लाश उतारकर सड़क के बीचों बीच रख दी। हुक्स का अगली गश्ती दल जब वहां से गुजरा तो अपने साथी की लाश पर जंगल में छुपे आदमखोर पिशाच के काटने के साफ निशान देखकर वो बुरी तरह डर गए और फौरन ही इलाका छोड़कर भाग निकले। लैंसडेल द्वारा हुक्स के अंधविश्वास को इस तरह से इस्तेमाल करने को सेना ने बहुत सराहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ड्रैकुला की नकल करने के लिए संभावित युद्ध अपराध करने जैसी हरकतों की तारीफ करनी चाहिए। खैर जो भी हो, हुक्स के लिए जंगल में दुबका हुआ अज्ञात प्राणी सच में एक ऐसा राक्षस था जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, जी हाँ, खुद इंसान। तो इनमें से कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा? क्या आपके पास भी सुनाने के लिए कोई ऐसी कहानी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।